देखिए ध्यान से आप सभी बच्चे, आप लोगों का बायोलॉजी में हम लोगों ने क्लास 10 वाले का थ्योरी बढ़िया से पढ़ा दिया। उसका वीडियो भी आपका बन गया, यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो आपको हम दे दिए। इसके बाद उसका जो है से आपका क्वेश्चन आंसर भी आपके बुक्स का एक एक अति लघु, लघु, दीर्घ सब लिखा गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हम आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ भी दे चुके हैं और इसके बाद आज हम लोग आप लोग का टेस्ट भी ले चुके हैं। इसमें पहला लेसन का टेस्ट भी हम लोग ले चुके हैं और उसी पहले लेसन से जो आपके बायोलॉजी का प्रश्न है उसके पहले अध्याय से हमने आज आपके लिए 100 प्रश्न लाया है कि क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप जवाब दे दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कितने प्रश्न हैं? 100। कितने प्रश्न हैं? 100। आपका कोचिंग का नाम ये रहा, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर, गोह न्यू एरिया गोला पर ये स्थित है ना। आप सभी बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमसे जुड़िए। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का अपने इस क्लास में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और आप देख लीजिए जैव प्रक्रम है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के हम लोग आए हैं और पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं ध्यान से। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो आप पाचन जब पढ़े थे तो वसा टूट करके क्या बनाता है? इमल्सीकृत वसा का निर्माण करता है। बढ़िया से हम पढ़ाए थे। लीवर में इसका पाचन भी करने का बताए थे कि लीवर पाचन करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। क्या आंसर हो जाएगा? लाइपेज। दूसरा, समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है 120 mm। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है कि नहीं? सभी को पता है। अब देखिए, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो अब यहां पे बात कीजिएगा। आपको पता पढ़ाए हैं कि बोलिए, हाँ, फ्लोएम के द्वारा। चूंकि आप जानते हैं कि जाइलम जल को प्रवाहित करता है और फ्लोएम फल को, यानी कि भोजन को। तो आपको कहता है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो वो लिख लीजिएगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। आ रहा है समझ में सबको? कहीं से कोई दिक्कत? तो अब देख लीजिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो भैया पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप जानते हैं कि जड़ जो है से पानी को खींचता है, तना माध्यम है पानी को, जाइलम के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियां ही वाष्प बना करके उड़ाती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का काम जो है से पौधों में कौन सा भाग करता है? तो पत्ता करता है। क्लियर हो गया इतना तक? कहीं से यहां तक किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए। यहां तक जब दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग चलते हैं और 5वां प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? माने अपोहन की जब प्रक्रिया होती है डायलिसिस की, तो वह पदार्थ किस पदार्थ को बाहर निकालता है? तो वह नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना? वह नाइट्रोजन को बाहर निकाल जाता है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि कॉमन, नर मादा दोनों एक समान होते हैं। तो आपको केचुआ इसका बहुत अच्छा आंसर हो सकता है। क्या जी गलत बोल रहे हैं? अगर इतना तक प्रश्न में आ गया तो अब आप लोग 7वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। हम लोग सोल्व करेंगे 7वां प्रश्न को। अब एक प्रक्रिया है, यहां पर क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो भैया देखिए, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनता है। कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण। चूंकि पेड़ पौधा ही एक ऐसे माने जीव जंतु या सजीव कह सकते हैं जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया कैसे बना हुआ है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, ब्लड प्रेशर हाई कितना होना चाहिए? 120। लो में कितना होना चाहिए? 80। एक अच्छा ब्लड प्रेशर यानी कि आपके महाधमनी से 120 के स्पीड से निकलना चाहिए और हार्ट में ब्लड जो है से 80 के स्पीड से आना चाहिए। तो 120/80 इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 3 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा यह बाहर निकलती है। और 10वां प्रश्न आप बहुत अच्छे से देखिएगा।
10वां प्रश्न कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो आपको हम पढ़ाए हैं कि मुकुलन विधि से होता है। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का संवहन करने के लिए। जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जल को प्रवाहित करते हैं, यानी कि जल का वहन करती है, वाहन के रूप में वह कार्य करती है जाइलम। और फ्लोएम का मतलब है फल, फल माने भोजन, माने भोजन देता है फ्लोएम, सब जगह पहुंचाता है, और जल पहुंचाता है जाइलम। मैंने पढ़ाया है कि जल एक दिशीय पहुंचता है, जाइलम एक दिशीय कार्य करता है, लेकिन फ्लोएम द्विदिशीय काम करता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से काम करता है। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो हमको बता देंगे। क्लियर हो गया 11 तक का प्रश्न। अब जरा 12 प्रश्न यहां से देख लेंगे। 12 प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ, देख लीजिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अरे भैया, वृक्क भाग है ना, वृक्क का काम है उत्सर्जन करना हमारे शरीर का। ये ऐसा अंग है जो माने कचराओं को, हमारे शरीर के अवशिष्ट अंगों, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है, तो इसका काम है उत्सर्जन करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज के माध्यम, ग्लूकोज से। कैसे निकलता है बाहर? ग्लूकोज से। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? ग्लूकोज से। 14 मैग्नीशियम पाया जाता है। अब बताइए, तो क्लोरोफिल में, सीधी सी बात है। आप जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ाए होंगे हम आपको, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में। यहां तक की बात क्लियर हो गए? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कवक में पोषण कौन सी विधि से द्वारा? अरे भाई, कवक में पोषण मृत जीवी से होता है। कैसे होता है? मृत जीवी से। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। आ रहा है समझ में? क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा। और 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। टेनिन मुख्यतः कहां जमा होता है? तो वृक्षों के छाल में। वृक्षों के छाल में क्या पाया जाता है? तो टेनिन पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न तक बना लिए, तो 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। कैसे देखिए? बहुत ध्यान से देखिए। 18 नंबर, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? अरे, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र माने ब्लड का जो है से खुला, ये कॉकरोच में पाया जाता है। नहीं, किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा? बहुत ध्यान से। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? आप बहुत बढ़िया से पढ़े भी हैं, बहुत बढ़िया से। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क नलिका। क्या कहलाती है? मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क नलिका। 21 में देख ले। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अभी तो बताए कि जाइलम जल को और फ्लोएम फल को, फल माने भोजन को। तो पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन संवहन करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। कैसे देखिएगा? रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है क्या चीज? रक्त का थक्का बनने में लाल रक्त कोशिका नहीं, श्वेत रक्त कोशिका नहीं, रक्त बिंबाणु है। यहाँ विषाणु नहीं है लिखा हुआ। रक्त विषाणु मत पढ़िएगा, इसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या पढ़िएगा? रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ये प्रिंटिंग में रक्त विषाणु लिखा गया है, इससे विषाणु मत समझिएगा, बिंबाणु है ये। क्या है? बिंबाणु है। क्लियर हो गया? कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में, है ना। चूंकि वे उसके माध्यम से भोजन जहां रखा रहता तो चारों तरफ से कुटपाद बना करके उसको क्या कर लेते हैं? भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। यहां तक की बात क्लियर हो गए बढ़िया से? अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पे है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचय। कैसी अभिक्रिया है? उपचय। क्लियर हो गया? बढ़िया से समझ में आ गया? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे जब मुख गुहा जब पढ़ाए थे, तो दांत का बहुत अच्छे से हम आपसे
बात किए थे। तो अब आप हमको आंसर दे दीजिएगा। क्या आंसर दे दीजिएगा? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ है? तो C6 कार्बन 6 ठो। कार्बन कितना? 6 गो। ग्लूकोज कितने कार्बन से? अरे भैया तो C6H12O6, तो कार्बन क्या गो हो इसमें? 6 गो। तो कितना आंसर हो जाएगा? 6। आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए बढ़िया से। क्या देख लीजिएगा? 28 में क्या कहता है? सोच समझ लीजिए। 28 में क्या कहता है? 28 कहता है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो यह कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह। कैसे कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो प्रत्येक भाग में। जड़ में भी है, तना में भी है, पत्तियों में भी है, प्रत्येक भाग में होता है श्वसन की क्रिया। इसके लिए कोई खास आपका जैसे मनुष्य में फेफड़ा है तो वैसा नहीं होता है, इसलिए यह प्रत्येक भाग में है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? 31 कहां तक है? नीचे हो, 31 आ जाइए। 31 यहां है ना? खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में। समझ में आ रहा है बात? प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। समझ में आ रही है बात? वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो पत्ती। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गई बात? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो भैया वाष्पोत्सर्जन तो पत्ती में होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी अंग क्या हो गया? पत्ती। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 35। अब देख लेंगे 35, 36, 37। यूरिया का निर्माण होता है, बढ़िया से बताइएगा। यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में। कहां होता है? यकृत में। समझे कि नहीं? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिगाह है ना, और एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा था? आपको पता होना चाहिए कि लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से यह जाकर के स्प्लीन यानी कि प्लीहा जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के ये मरता है और ब्लड वहीं जाकर के एकत्रित होता है। तो बैंक भी है, कब्रिस्तान भी है लाल रक्त कोशिका का। तो इसमें प्लीहा कहां लिखा हुआ है? बी में। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छे से देख लीजिए। 37, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? देखिए, डायरिया श्वसन नहीं, टीबी तो है श्वसन से, निमोनिया भी है श्वसन से, डायरिया थोड़ी है श्वसन से। डायरिया का श्वसन से क्या मतलब है? तो आंत की बीमारी है। तो बी भी बीमारी है इससे और सी भी है। तो बी और सी कहां लिखा हुआ है? यहां पे डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 37 क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। सब कुछ जानते हैं। आपको आपसे भी पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, लीवर। आगे समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या देख लेंगे? 40। तो 40 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो भैया प्रकाश संश्लेषण की इकाई इसमें से कोई नहीं है। जहां क्लोरोफिल अणु दिखाई देगा वही जब मार दीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 41। 41 कहता है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? अमाशय में होता है। कहां होता है? अमाशय में। समझे कि नहीं? और ये क्वेश्चन आप भली भांति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं? बहुत अच्छे तरीके से। 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि होते हैं? तो 3 निपटी और 3 निपटी। समझ में आ गया ना बात? अब देखिए ध्यान से, 3 निपटी लार ग्रंथि में पाया जाता है। चलिए अब दोनों साइड में 3 3 है तो 3 जोड़ा हो गया, 4 4 वाले सब। फेफड़ा का आकार, अब बताइए आपके शरीर में फेफड़ा है, क्या है? फेफड़ा। तब फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तब फेफड़ा का आकार शंक्वाकार टाइप का होता है, न गोलाकार है, न बेलनाकार है, न अंडाकार है, शंक्वाकार के टाइप के होता है। कैसा होता है? शंक्वा आकार के होता है। छोटे बच्चों में, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत हैं? और हमने आपको पढ़ाया था दूध के दांत कितने होते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? तो समझिएगा ध्यान से, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? तो आपको हम बताए थे कि दूध के दांत कै गो है? तो 20, तो 20 आंसर। पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो 52। कितने दांत आते हैं? 52। चूंकि 20 को टूट के निकल जाता है और फिर जम जाता है, तब 20 दूनी 40 गो। अब 12 ऐसे दांत हैं जो एक ही बार जन्म लेते हैं और आजीवन रह जाते हैं, है ना, टूटेंगे तो फिर जन्मेंगे नहीं। तो कुल मिला के कितने दांत होते हैं? 52। तो बच्चों में कुल दांत की संख्या कितने होते हैं? तो 20। क्लियर हो गया कि कहीं से कोई दिक्कत है? अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। कैसे देखिए? गौर से। 46 नंबर क्वेश्चन, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं कौन? संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं कौन? ठीक है ना। तो संवहन उत्तक में तो भाई दुए को चीज होता है, जाइलम और फ्लोएम। परिवहन करने के लिए, पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए, जल को ले जाने के लिए जाइलम, अब भोजन को ले जाने के लिए फ्लोएम। तो यही ना वाहन का काम कर रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों है, बी और सी दोनों। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। आगे समझ में? 47 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। 47 नंबर क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? अमोनिया। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए कितना? 120/80। कितना होना चाहिए? 120/80। सबको जानते हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है क्या जी? और 50 में देख लीजिए, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहां पे? तो 1 मिनट जल्दी से दबा। पाचन की प्रक्रिया तो आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद मुख गुहा, एसोफेगस, अमाशय और उसके बाद छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद कोलोम, एसेंडिंग कोलोम है ना, ट्रांसवर्सल कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड पढ़ाए है ना। तो आपका छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत कहाँ लिखा हुआ है? सी में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 50 तक आपका क्लियर हो गया है कि नहीं? अब हम लोग 51 को पढ़ेंगे। अब एक चीज बताइए, ये तो पढ़ाई किए हैं आपको सीरम। आप जब ब्लड पढ़ा रहे होंगे, ब्लड जब हम पढ़ा रहे होंगे तो सीरम कहलाता है क्या चीज? तो सीरम आपको क्या है? उसमें से फाइब्रिनोजेन को हटा दीजिएगा, उससे रहित जो प्लाज्मा आता है, जो पीला भाग है कि नहीं, जो पीला पदार्थ आता है। जैसे ब्लड में 2 तरह के चीज पाए जाते हैं, एक तरल एक ठोस। तो ठोस में आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और द्रव में आगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? सीरम। कैसे? और वही क्या होता है? फाइब्रिनोजेन को हटा दीजिएगा तो पीला रंग के आपको नजर आएगा, वही क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा है वो, ठीक है ना। अब 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 52 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन चीड़ का यह उत्सर्जित पदार्थ है। किसका है उत्सर्जित पदार्थ? चीड़ का। अब देखिए 53, जल तथा लवणों का परिवहन। अच्छा, जल तथा लवणों का परिवहन, जल तथा लवण, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको हम पढ़ाएं, अभी तो बोले थे इसके कुछ प्रश्न पहले में। जल का परिवहन हमारे शरीर के अंदर में पेड़ पौधों के शरीर में जाइलम करता है, और जाइलम जो है बाबू वह एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय। तो जल में न लवण मिला हुआ है, आपको लवण ले जाने के लिए अलग से थोड़ी, तो जल में मिल करके घुल करके उसमें ले जाता है। तो जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होगा
आपको एक दिशीय कैसे होगा, एक दिशीय। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 54। कहां जाइएगा, 54। अच्छा एक चीज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर घर में हम लोग इससे बच सकते हैं जब इसकी जानकारी हो जाएगी आपको तब। कैसे? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? टेंशन होगा, हाइपर, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन हो जाएगा, उसकी वजह से आपका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। क्लियर हो गया? हाइपर टेंशन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आगे देख लीजिए ध्यान से, क्या कहता है? मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुहुआ में। तो मुहुआ में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका पाचन होगा? स्टार्च का। जैव प्रक्रम के अंतर्गत में निम्न में से कौन आता है? अरे भैया जैव प्रक्रम में पोषण पढ़ते, जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर का नाम है, जैव प्रक्रम पोषण श्वसन का नाम है, जैव प्रक्रम उत्सर्जन है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन तीनों तो जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो सब तो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। क्लियर हो गया? आपका चैप्टर में लिखा हुआ, चैप्टर का नाम ही दिया हुआ 10th क्लास में, जैव प्रक्रम पोषण, जैव प्रक्रम श्वसन, जैव प्रक्रम उत्सर्जन, है ना? तो तीनों के तीनों क्या है? हाँ, इसी के अंतर्गत में आते हैं। और 57 नंबर बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है कि जिसका जवाब हर कोई को आना चाहिए। अमाशय में जो अनपचे भोजन को क्या कहेंगे? काइम। क्या कहेंगे? काइम, है कि नहीं है? बाइल, मुंह में, जैसे मुंह में से निकाल के देते हैं, अमाशय में से जो उल्टी करते हैं, काइम। अब देख लीजिए, अमाशय के अग्रभाग आपको पढ़ाए थे, अमाशय को 3 भाग में बांट करके पढ़े हैं। अमाशय को कितने भाग में बांट करके पढ़े हैं? 3 भाग में बांट करके पढ़े हैं। तो सबसे पहला उसमें क्या पढ़ाए हैं भैया? ये है हार्ट। तो हार्ट के जस्ट कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं ना हार्ट के अध्ययन को, और उसके ठीक नीचे जो हिस्सा आता है वह पहला हिस्सा कार्डियक है। कार्डियक के बाद उसमें क्या पाया जाता है? बोलिए। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो आप हमको जरा सा जवाब दीजिए, अगर ध्यान में है तो आप ध्यान से मेरी बात को समझते हुए बताइए कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला भाग तो उसका कार्डियक न है, तो उसके पहले भाग को क्या कहेंगे? कार्डियक। समझ में आ गया बात? देख लीजिए, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहां होता है? तो सब कोई जानता है भैया कि लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फिर वही आ गया, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो 60 नंबर क्वेश्चन यहां पे आ गया, आप लोग बना लिए। अच्छा एक और चीज बताइए, कौन नहीं जानता है 61 नंबर प्रश्न को? 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यही ना है? इसका मुख्य काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य, देखिए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद 2 ठो है, एक ठो ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है। तो इसमें कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन है? तो मुख्य उत्पाद आपका क्या है? ग्लूकोज। ये तो देखिए, ये तो अभिक्रिया में भाग लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन उत्पाद माने जो तीर के बाद जो बनता है, तो तीर के बाद 2 चीज बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस तो भैया ये तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उत्पाद के तौर पर कौन सबसे ज्यादा नजर आता है? ग्लूकोज। कौन सा आता है? ग्लूकोज। यहां तक का क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए। अब देख लीजिए, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? पहले ही ना बताए हैं कि उसके चारों ओर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं है? क्या है उसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। समझ में आ गई बात? और यही गड़बड़ा जाता है तो धुआं ढकार भी निकलता है। अब देख ले, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं? आंतररस, जठर रस। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं?
आंत्र रस भी है, छोटी आंत है तो ये है। पेट का रस छोटी आंत से है, जठर रस भी है। सक्कस एंट्रिकस भी है, उसको सक्कस उसी में अंदर पढ़ाई भी किए हैं। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। किण्वन के फलस्वरूप 38 एटीपी बाहर निकलते हैं। कितने एटीपी, 38, समझे कि नहीं, 38। पादप में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्र के भी द्वारा होता है, वातरंध्र के भी द्वारा होता है, और तना के भी सब से हो जाता है। कैसे हो जाता है, सब से। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए आगे 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो प्रकाश स्वपोषी क्या है कि सभी हरे पौधे तो प्रकाश स्वपोषी है, और कुछ शैवाल भी है, क्योंकि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ए भी आंसर होगा, बी भी होगा। ए और बी की सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके, अमीबा में तो कुटपाद के द्वारा होता है। अभी तो पढ़ाए हैं कि गोले से घेर लेता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा होता है। 69 क्वेश्चन देखिए। अस्टोमेटा, पतियों में जो रंध्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा। अब कहता है कि अस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है, देखिए 69। अरे भाई, तो अस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अस्टोमेटा का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन भी कर सकता है। CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का भी निष्कासन कर सकता है। जलवाष्प का तो निकालना उसका काम है। अरे पतियों के छिद्र को ही क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा। श्वसन करने के लिए पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जो पत्तियों के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना होगा तो पत्तियों के माध्यम से, लेना भी होगा तो अस्टोमेटे के माध्यम से, ऑक्सीजन छोड़ना भी होगा तो पत्तियों के ही माध्यम से, और जलवाष्प का माने वाष्प बना करके निकालना भी अस्टोमेटे के छिद्रों ही के द्वारा होता है। तो इनमें तो सब लग रहा है। तो डी इसका आंसर लिखिए ना। क्या लिखिएगा इसका आंसर, डी। आगे समझ में। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, सिकोकाइट्स। क्या कहा जाता है, सियोकाइट्स, है ना। क्या कहा जाता है, सियोकाइट्स। 71। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका, छोटी आंत में तो सब रस है, पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस, सब। समझ में आ गई बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, अवायवीय। इसमें अवायवीय। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, टाइलिन। जो खनिया वाला उदाहरण दिए थे, है ना। चलिए, तो 73 में हो गया। निम्न कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, टाइलिन। अब आ जाइए 74 में। किसमें आ जाइएगा, 74 में। सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मृतजीवी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। क्लियर हो गए। चलिए अब देख लीजिए, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन क्या होता है, कोशिका के बाहर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता था तो छोड़ता है, उसको स्वाच्छोश्वास। उसको क्या बोलते हैं, स्वाच्छोश्वास। क्लियर हो गया। आसान लग रहा है ना आप लोगों को, बढ़िया लग रहा है बनाने में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78। बहुत आसान है, जब आप समझ जाइएगा तो हर प्रश्न का उत्तर बिना विकल्प के दे सकते हैं। विकल्प की आवश्यकता कब है, जब आप ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो 78 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। अस्टोमेटा किस कोशिका में अस्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, द्वार कोशिकाओं में, सहायक कोशिका में। अस्टोमेटा के किस कोशिका, अस्टोमेटा। पतियों के रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमेटा। और उसका जो द्वार यानी कि जो घुसने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। उटपटांग टाइप बनाता है क्वेश्चन ना ये, तो उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे ही लिखा है। आगे, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, कोशिका द्रव में। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
उस समय निष्कासित जो ऑक्सीजन आता है वह कैसे, माने प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे ऑक्सीजन नहीं लेता है। जल है ना, जल पानी, तो पानी से ऑक्सीजन की प्राप्ति उसकी हो जाती है। कैसे हो जाती है? पानी से। अब 81 क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा, 81। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के, अब हमको बताइए, ग्लूकोज C6H12 है ना, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन C6H12O6, तो हमको से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हो गए? जल्दी से बताइएगा। तो 6 गो ना हो गया जी। C6H12O6, कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो। 6 केवा में लिखा हुआ है? बी में, तो 20 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये भी पूछने का, किस खाद्य पदार्थ में, बोलिए ना, किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन कहां से आप लेते हैं? नमक से। कहां से लेते हैं? नमक से। 83 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 83 क्वेश्चन को देखिएगा। मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुटा पढ़ाए हैं आपका उदाहरण देकर के। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सब चाहिए। डी आंसर। निम्न में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण भी है, श्वसन भी है ना, परपोषण भी है? नहीं, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा आपका। स्वपोषण में पोषण की निम्न कौन सा? स्वपोषण और परपोषण, दो एगो। श्वसन की क्या जरूरत है? पोषण तो दो तरह का, माने पोषण तो अन्य भाग से हो सकता है। स्वपोषी जीव भी स्वपोषण करते हैं, परपोषी जीव परपोषण करते हैं। तो ए और सी आंसर, क्या आंसर हो जाएगा? ए और सी। अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए ध्यान से। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। कैसे देख लीजिएगा? हाँ, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? अरहित बैक्टीरिया। क्या आते हैं? अरहित बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन नंबर 88 बताइए। 88 को पढ़िए तो जरा सा एक बच्चा 88 क्वेश्चन को। 88 क्वेश्चन क्या कहता है? आंत रस कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से। पीत इस भोज्य पदार्थ का भी खंडन कर, पीत इस भोज्य पदार्थ का भी खंडन करता है। भैया लीवर में अति आपको पढ़ाए हैं कि यकृत में पीत 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 वसा का पाचन करता है, तो वसा। पायसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल डाइप्लेट्स में रूपांतरण, है कि नहीं? पायसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं का सरल डाइप्लेट्स में रूपांतरण करना, ये वसा का है। अब चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम लोग आ गए हैं 91 में, ठीक है ना। 91 में जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? श्लेष्मा के द्वारा। समझ में आया बात? किसके माध्यम से होती है? श्लेष्मा के माध्यम से। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण। यह तनवा वही ना कमवा कर रहा है। प्रांकुर जड़, समझे कि नहीं? मूलांकुर कहते हैं जड़ वाले भाग को, जमीन से नीचे, और प्रांकुर कहते हैं तना वाला को। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को ध्यान से समझिएगा। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, है ना, सक्रिय पेप्सिनोजेन में कौन बदलता है? तो आपको पढ़ाए होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या पढ़ाए हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां पे है ये? बी में है, तो आंसर हो गया बी। अब आ जाइए 94 में। अरे कहां चल गया जी? 94। चलिए 94 क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए बहुत ध्यान से 94 में, कि पाचन का उद्देश्य क्या है? तो भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम भी करना इसका काम है, सरलतम तत्वों को से अवशोषण करना भी काम है, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना भी पाचन का काम है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। और दांतों की रक्षा, दंत रक्षण, नहीं, दंत क्षय कहता है, क्षरण कहता है, रक्षण नहीं, क्षरण। तो मैंने दांतों का खराब होना, दंत क्षय क्या है? समझ में आ गई बात? तो दांत का टूटना दंत क्षय है? नहीं।
आप आंसर इसका जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए। तो आपको पढ़ाए होंगे कि डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना दंत क्षरण या दंत क्षय कहलाता है। चॉकलेट वगैरह खाने से, है ना, जो गैस निकलती है उसमें से, उसकी वजह से डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जैसा, दांत के इनेमल का मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से होता है कि नहीं होता है? 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 में क्या कैसा, दंत प्लाक कैसे बनता है? मुख्य खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। और 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है कैसे? जीवाणु के क्षय से। कैसे? जीवाणु के क्षय से। क्या क्वेश्चन बना रहे हैं? 97। 98 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या हम लोग बताया जी? 97 तो हो ही गया। 98 ना देखना है। तो 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो बताइए कि लंबे, अरे पेप्टिक अल्सर लंबे, आप जब भूखे रहते हैं ना यार, आप जब भूखे, दंत प्लाक कैसे, पेप्टिक अल्सर कैसे हो सकता है? तो लंबे समय तक आप जब भूखे रहते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अल्सर की बीमारी। अंदर अंदर आपके आमाशय में जख्म हो जाता है। तो लंबे समय तक भूखे आपको नहीं रहना है। अच्छा, इनमें स्वपोषित कौन है? आप तो सब जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं, स्वपोषी। और सिर्फ इसमें आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में ही एक भाग जीवाणु में आता है शैवाल, अति जीवाणु में मैंने सूक्ष्म जीव में आता है शैवाल, जो हरा टाइप का दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हैं, वही आपका स्वपोषी है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या चीज बनाते हैं? तो भैया हमको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। अरे भोजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के तौर पर C6H12O6 जो ग्लूकोज है, वह ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। देखिए, लगातार 1 से 100 तक इतना आसानी से प्रश्न पहले एक्सरसाइज का हमने समाप्त कर दिया, और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब श्वसन भी पढ़ाना है, उसका क्वेश्चन आंसर करवाना है, PDF देना है, और तब फिर आपको हम 100 क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए, लेके आइए।